अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। धड़कनों के संग-संग रक़्स-ए बिस्मिल किस्त नंबर 19। अब ऐसा है कि आप लोगों के लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों के कमेंट नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ़ एक आध ही लोग हैं जो चंद अफ़राद हैं जो करते हैं और एक आध वीडियो के ऊपर, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो बराए मेहरबानी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, राइटर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम लाइक्स तो बनते हैं। अब धड़कनों के संग-संग के ऊपर ही लाइक्स दे दो। कहीं पे 7 हैं, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 1 है। यकीन जानो इस वक़्त अगर मैं पेज खोलकर देखूँ तो मुझे हद से ज़्यादा 9 से ज़्यादा कोई लाइक्स नहीं मिले या 10 हैं, बस। इससे ज़्यादा मुझे कोई इतने ख़ास नहीं मिल रहे हैं। और व्यूज़ का भी मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं हो रहा कि आप लोगों को व्यूज़ का क्या है। मुझे ये बताइएगा कि दिन में कितने आप लोग नॉवेल्स रीड करते हैं? एक एक अगर करके हम लोग करते हैं तो वो तो हमारी क्वांटिटी थोड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग रीड करते हैं, कुछ लोग नहीं रीड करते, अब मुझे आइडिया नहीं है। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि एक दिन में कितने नॉवेल्स अपलोड होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 19 धड़कनों के संग-संग। उधर हादी बेचारा बिस्तर पर दोनों हाथों में सर पकड़े सोचता रहा कि रात के इस पहर कौन-सी मार्केट खुली होगी जहाँ से वो टमाटो खरीदेगा। असिस्टेंट बेचारा जो अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकता था, उसने ये तवक्को ही नहीं की थी कि ज़िंदगी में कभी उसे टमाटरों से भी वास्ता पड़ेगा। बहरहाल रात की इस पहर उसने करीबी सुपरमार्केट के मालिक को फ़ोन करके दुकान खुलवाई और अपने नखरीले बॉस के लिए टमाटर खरीदकर शहराम तक पहुंचाए। शहराम ने इनके ऊपर वाले छिलके छीले, फिर इन्हें जूसर में निचोड़कर इनका जूस निकाला और ये गिलास भरकर कमरे में वापस आ गया। आफरीन बेड पर टांगे पेट से लगाए नींद बेहोश लेटी थी। शहराम ने उसके पास बैठकर ग्लास साइड टेबल पर रखा और उसे सहारा देकर उठाया। आफरीन नीम जाम जान सी इस पर ढह गई। शहराम ने फिर से उसे सीधा किया और खुद से लगाकर ग्लास उसके मुंह से लगाया। आफरीन नीम बेहोश में ही सिप सिप करके पीने लगी। जूस पेट के दर्द के लिए काफी मौसर साबित हुआ था। अब उसे मतली महसूस नहीं हो रही थी। वो पुरसुकून हो चुकी थी। शहराम ने उसके सर के पिछले हिस्से में हाथ डालकर इसका सर तकिए पर रख दिया। वो बगौर उसे देखने लगा। इसकी पलकें तितली की परों की तरह लरस रही थीं। इसके भरे-भरे होंठ टमाटो जूस से सुर्ख हो चुके थे, जैसे गुलाब की अधखुली कली। ये पास बैठे बंदे को माइल कर रहे थे। शहराम के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। उसने बेसाख्ता गला तर किया। इतने में आफरीन का मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वलीद गर्वेजी का मैसेज आया दिखाई दिया। आई मिस यू। शहराम के तासुरात स्पाट हो गए, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पर एक मायनी खेज सी मुस्कुराहट आई। उसने आफरीन के मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उसके चेहरे के करीब होकर तस्वीरें खींची और वलीद गर्वेजी को भेज दी। खुद रिलैक्स होकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे दिन आफरीन की आंख खुली तो खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। कहाँ थी वो? ये कौन सी जगह है? उसने याद करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हादसा पेश आया था। किसी आदमी ने उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश किया। उसके बाद किसी बार में उसे बेहुदा ड्रेस पहनने को दी गई, इस शर्त पर कि ये ड्रेस पहनकर बार में डांस करे, तब उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर यके बाद दीगरे बहुत सारे मर्द जो उसे शराब पीने को मजबूर कर रहे थे। फिर वो गिड़गिड़ा रही थी, नशे में थी। उसे धुंधला-धुंधला सा कुछ-कुछ याद था। फिर अचानक खूबसूरत चेहरे के धुंधले अक्स उसके ज़हन के पर्दे पर लहराए। क्या वो सच में वहाँ था या इसका वहम था? लेकिन वो कार में इसके साथ सफ़र, फिर उसे उठाना, क्या वो ख्वाब था? कहाँ थी वो? क्या वो इन गंदे लोगों से बच गई है या फिर इनमें से किसी के साथ रात गुज़ारी है? या अल्लाह नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होने से पहले मैं जान दे दूँगी। अपने बाप को क्या मुँह दिखाऊँगी? वो कंबल हटाकर जल्दी से उठ बैठी। खुद पर नज़र पड़ते ही बेइख्तियार दोनों बाजुओं से खुद को कवर कर लिया। दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुला। आफरीन ने चौंक कर उधर देखा। शहराम को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फट गईं। होंठ हैरत से खुल गए। क्या शहराम उन लोगों के साथ मिला हुआ था? होश में आते ही कि वो किस हुलिये में खड़ी है, उसने जल्दी से साइड पर पड़ा कोट उठाकर लपेट लिया। शहराम के होंठ तंजिया मुस्कुराहट में ढले। उसने ऊपर से नीचे तक उसे गहरी नजरों से घूरा। उसकी सडोल टांगें अभी उरियां थीं। आफरीन तो उसकी गहरी नजरों की तपिश से पिघली जा रही थी। शर्म से उसका चेहरा रंग बदलने लगा। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसे कमरे में देखकर शॉक्ड थी। शहराम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गहरी मायनी खेज नजरें मुसलसल उसके वजूद का तवाफ कर रही थी।
وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور ویسے ہی آفرین بھی ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آفرین پہلے تو اس کی وہاں موجودگی پر حیران تھی، لیکن اس کی نظریں اسے جانی پہچانے لگی تھیں۔ یہ وہی نظریں تھیں جن سے وہ آفرین کو کبھی دیکھا کرتا تھا۔ یہ آفرین کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ وہ کیا پہنے ہوئے ہے، وہ کس حالت میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا جادو کی چھڑی ہو اور وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہیں پر رک جا شہرام، قریب مت آنا، ورنہ اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی اور حفاظت کے خیال سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کی خود کو بچانے کی ناکام کوشش میں شہرام کو سخت غصہ آیا۔ اس نامکمل لباس میں رات اتنے سارے مردوں کے سامنے ناچتے اور شراب پیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور اب میرے سامنے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ کیا تمہیں میرے سامنے ڈرامہ کر رہی ہو؟ تم ان چالوں کے لیے بس ایک ہی میں تمہاری ان چالوں کے لیے بس میں ہی ایک رہا ہوں، یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں تم؟ آفرین تعصب سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری کلاس کے لوگ تھے نا وہ؟ تمہارے جیسے لوگ تھے نا وہ؟ اور ہو سکتا ہے تم نے خود ہی مجھے سزا دینے کے لیے اغوا کروایا ہو اور وہ سب کرنے پر مجبور کیا ہو۔ کیا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں کوئی اور راستہ نہیں ملا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ شٹ اپ! ایک تو میں نے تمہاری عزت بچائی، اس پر تم مجھے ہی الزام دے رہی ہو۔ ہو سکتا ہے میری توجہ پانے کے لیے تم خود ان کے پاس اپنی مرضی سے گئی ہو۔ ویسے کوشش تو اچھی کرتی ہو۔ یہ گھٹیا ایکٹرز کی طرح اداکاری کر کے میرے قریب ہونے کی کوشش تمہیں مہنگی بھی پڑ سکتی تھی آفرین بیگم۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ ویسے اگر میں نہ آتا تو سوچو کہ تم آج کہاں کھڑی ہوتی، یوں صحیح سلامت کھڑی ہو کر مجھ پر الزام نہ لگا رہی ہوتی۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اگر ایسا ہے تو کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہاں کیوں تھی؟ ان سب نے مجھے کس طرح مجبور کیا؟ اور تمہارا وہاں آنا کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ ابھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ شہرام نے اس کی عزت بچائی ہے۔ شہرام نے لب بھینج کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ ایک تو اسے بچا کر لایا تھا، اس پر وہ احسان فراموش اسی پر ہی الزام لگا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، چہرے پر سرد تاثرات لیے۔ اس نے سختی سے اسے دونوں بازوؤں سے گرفت میں لیا۔ دونوں کے چہرے قریب ہو چکے تھے، اتنے کہ سانسوں کی خوشبو اور تپش سے ہر ایک اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ تو پھر کیوں نہ اس الزام کو سچا ثابت کر دوں؟ وہ اس پر جھکا تنزیہ بولا۔ یہ ایک تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم یہاں آئی ہو بجائے میلبورن میں رہنے کے، لیکن تم میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئی۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس نے اس کی ٹھوڑی اپنی سخت گرفت میں جکڑ کر اوپر اٹھائی۔ پھر جیب سے سیل فون اٹھا کر اس نے ویڈیو سرچ کی۔ یہ رات والی ویڈیو تھی، اس کے چہرے کے سامنے کی۔ آفرین جیسے جیسے دیکھتی جا رہی تھی اس کا دل کیا شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ انتہا کی ذلت تھی یہ اس کے لیے۔ سوچو سوچو اگر کہ یہ ویڈیو عظیم لشاری کو بھیج دی جائے تو کیا وہ اپنے خاندان میں سر اٹھا سکے گا؟ یا اگر یہ ویڈیو یوٹیوب پر ڈال دوں تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے نام نہاد خاندان کی؟ وہ اسے مسلسل ذہنی ٹارچر کر رہا تھا۔ آفرین تو جیسے شرم سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا پورا وجود کسی دلدل میں دھسا جا رہا ہو۔ وہ اسے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے ڈیڈ کی عزت خاک میں مل جائے گی اور اس کی وجہ صرف آفرین ہوگی۔ پھر اسے گھر سے کیا ملک سے بھی نکالنے کا رضیہ بیگم کو موقع مل جائے گا۔ خود اس کے وقار کی دھجیاں بکھر جائیں گی۔ کیا وہ سر اٹھا کر جی سکے گی؟ کیا اس کی عزت دار باپ معاشرے میں سر اٹھا سکے گا؟ کس کس کو جواب دے گا وہ؟ کس کس کے لیے اس سے لڑے گا؟ کہاں تک اس کا دفاع کرے گا؟ شہرام، اسے ڈیلیٹ کرو۔ اس نے بے اختیار ہوش میں آتے ہی اس کے ہاتھ سے سیل فون چھیننا چاہا، لیکن وہ پہلے سے ہی ہوشیار تھا۔ جلدی سے ہاتھ اوپر کر کے موبائل کو اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ آفرین اس ٹھینا جھپٹی میں اس کے قریب ہو چکی تھی۔ شہرام ایک معنی خیز مسکراہٹ لیے قریب ہوا۔ کیا تم مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی ہو؟ شہرام کی گہری نظریں اس کے چہرے کو گھور رہی تھیں۔ ہونٹ ایک معنی خیز مسکراہٹ میں مڑے تھے۔ نہیں تو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ بے اختیار چیخ پڑی۔ شامی، بے شرم! آفرین کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ چکا تھا۔ اچھا، وضاحت کرو میں کیسے بے شرم ہوں؟ اس نے کینہ توز نظروں سے اسے گھور کر اس کے کندھوں کو گرفت میں لیا۔ شٹ اپ! آفرین چیخی۔ اب کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہی ہو؟ شہرام نے دانت پیسے۔ آفرین یزدانی، میں تم سے صرف 7 ماہ ہی الگ ہوا ہوں اور تم تھوڑا سا انتظار بھی نہ کر سکی؟ اتنی جلدی ورید کرویزی سے منگنی کر لی؟ اب مجھے بتاؤ
क्या वो जानता है कि तुम यहाँ मेरे साथ मौजूद हो? शहराम सूरी बस करो। आफरीन का चेहरा ये सोचकर ही जर्द पड़ गया। उसे वलीद के लिए दिल में अफसोस महसूस हुआ। वो इससे मंगनी कर आई थी और यहाँ से जाते ही उससे शादी करती। लेकिन अब वो सवालिया निशान बन गई थी। इसके लहजे से मह इसके लहजे से महसूस किया है हमने। इसे दुश्वार लगता है हमसे ताल्लुक़ रखना। इसके पुरसोच चेहरे को देखकर शहराम को सख्त तैश आया। उसने सर झुकाया। शहराम ने सोचा था, वो अब इससे बेज़ार हो गया है, नफ़रत करता है। लेकिन वो मदहोश सा हो गया। वो मुकम्मल बेबस हो चुकी थी। आहिस्ता-आहिस्ता इसका ज़हन धुंधलाहट का शिकार हो गया। वो नीमजान सी हो चुकी थी। ज़हन माज़ी में चला गया। जब शहराम उसे छोड़कर चला गया था, वो अक्सर रातों को जाग-जाग कर उसे सोचती। अक्सर रात को उठ-उठ कर रोती रहती थी। उसकी नींद इससे रूठ चुकी थी। वो इंसोमेनिया का शिकार हो चुकी थी। वलीद दरवेज़े से उसने मजबूरन मंगनी कर ली थी क्योंकि वो शख्स कब से उसका तमन्नाई था। जब शहराम ने छोड़ दिया तो वो फिर से किस उम्मीद पर इंतज़ार करती। ये ख़्याल आते ही कि वो वलीद दरवेज़े की अमानत में ख़यानत कर रही है। ये शख्स तो कब का उसे छोड़ चुका है। तो उसने बेइख्तियार पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। लेकिन शहराम तो जैसे दुनिया ही भूल चुका था। वो ये भी भूल चुका था ये वही औरत है जिससे वो नफ़रत का दावेदार है। यही वो औरत है जिसे वज़ाहत का मौका दिए बिना वो गुस्से में छोड़ आया है। ठीक इसी वक़्त दरवाज़े पर बेल हुई थी। शहराम और दोष ज़हन से वो आहिस्ती अंदाज़ में ही सुन पाया था। लेकिन उसने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके तवज्जो आफ़रीन पर ही रखी। उसका इरादा उसे आज छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कुछ देर मुसलसल दरवाज़ा खटखटाने के बाद किसी औरत की आवाज़ आई। "शहराम, क्या आप अंदर हैं?" ये आवाज़ वाज़ेह तौर पर तानिया लशारी की थी। आफ़रीन ने भी वाज़ेह तौर पर सुना था। शहराम की गिरफ्त भी हल्की हुई। होश में आते ही सर्द रंगत के साथ कँपकँपाते हुए उसने शहराम से हाथ छुड़ाकर इसको दूर किया और वो हो भी गया था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। शहराम के चेहरे पर नागवार तासुरात नमूदार हुए। उसने गुस्से से आवाज़ की सिमत यूँ देखा जैसे किसी ने उसकी कीमती वक़्त में मुग़ल अंदाज़ी की हो। आफ़रीन पकड़े जाने के खौफ से अपनी जगह पर काँप रही थी। साथ ही शहराम पर गुस्सा भी कि ये शख्स अब इस पर कोई हक नहीं रखता और अब तो वो इसका बहनोई बनने वाला है। वो लड़की इसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो इसकी जल्दी बीवी के रुतबे पर फाइज होगी। उसे अपनी बेबसी पर भी गुस्सा आ रहा था। शहराम की आंखों में नागवारी के रंग वो बाखूबी देख सक रही थी। शहराम को सख्त हैरत और गुस्सा आया था। ये लड़की यहाँ किस लिए आई है? किसने उसे मेरे फ्लैट का पता दिया? वो गुस्से में भरा जल्दी से कमरे से निकला और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। आफरीन जल्दी से वार्डरोब में चोरों की तरह छुप गई। लेकिन शहराम ने उसकी बचकाना हरकत पीछे मुड़ते हुए देख ली थी। उसे ये काफ़ी फ़नी लगी। वह लाउंज में आ गया और बाहर के दरवाजे का लॉक हटाकर खोला, जहाँ तानिया लशारी तैयार-श्यार सी खड़ी थी। "तुम यहाँ कैसे आई हो?" शहराम के चेहरे पर दुरुस्त तासुरात थे। उसे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत थी जो बिना इजाज़त उसकी प्राइवेट ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी करते हैं। उसके सर्द और नागवार तासुरात देखकर वो हिचकिचाई। वो तवक्को नहीं कर रही थी कि शहराम यूँ रद्द-ए-अमल दिखाएगा। वो इस खुशफ़हमी में भरी हुई थी कि शहराम उसे देखकर खुश होगा। वो मैं आज सुबह विला गई थी आपको देखने, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। सो अम्मा भी ने मुझे आपके फ्लैट की चाबी दी कि आप यहाँ होंगे। तानिया लशारी इसके गुस्से भरे तासुरात देखकर अंदर ही अंदर डर गई। मैं आपके साथ नाश्ता करना चाह रही थी, सो मैं ये बनाकर इधर निकलो यहाँ से। शहराब ने तैश में आकर दो टोक अंदाज में इसकी बात काट कर हुक्म दिया। तानिया लशारी तो इसके रवैये पर शॉक्ड खड़ी रह गई। जिल्लत के एहसास से इसकी आंखें सुर्ख हो गई। इनमें नमी झलकने लगी। चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासुरात आ गए, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये वही शहराम है जो कल तक उसके साथ हँस बोल रहा था और आज भी अक्सर उसे बदला हुआ अजनबी शख्स लग रहा था, जैसे उसे जानता ही ना हो। "शहराम, क्या हो गया है आपको? मैं आपकी मंगेतर हूँ। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं।" उसने जैसे याद दिलाना ज़रूरी समझा। "कब कहा मैंने कि तुम मेरी मंगेतर हो? कब हुई हमारी मंगेतर और शादी? इसके तो तुम अपनी ख्वाब रह देखती ही रहना। निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। कुछ आके शादी।" "हुँ। शहराम ने उसकी कलाई गिरफ्त में लिए उसे खींचता हुआ सीढ़ियाँ उतरता नीचे पोर्च तक ले आया और कलाई छोड़कर उसे धकेला। वो लड़खड़ा गई। उसकी आंखें हैरत की ज़्यादती से फट चुकी थीं। लेकिन अगले ही पल वो शहराम को हैरान कर गई। जब वो भागती हुई वापस सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर गई। शहराम तो उसकी अचानक कमल पर दंग रह गया। इस डर के कि कहीं तानिया लशारी आफरीन को कमरे में ना देख ले, वो जल्दी से उसके पीछे भागा। वो लाउंज का दरवाज़ा खोल चुकी थी।
अब मतलाशी नज़रों से इधर-उधर देख रही थी। इसकी नज़रें बेडरूम के बंद दरवाजे को घूर रही थीं। अभी उसने एक कदम ही उठाया था जब पीछे से शहराम धाड़ा। वहीं रुक जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप ने कोई तमीज़ नहीं सिखाई कि बिना इजाज़त के किसी के घर में नहीं घुसते? बहुत ही कोई गुस्ताख लड़की हो। मैंने आज तक ज़िंदगी में तुम जैसी बेअदब लड़की नहीं देखी। अभी का अभी निकलो। वो हुर्राकर दरवाजे की तरफ इशारा कर गया। इसकी धाड़ पर वो सहम ज़रूर गई, साथ ही अफसुर्दा भी हो गई। धुक से भराई आवाज़ में बोली, बात ये नहीं कि मेरे माँ-बाप ने मुझे तमीज़ नहीं सिखाई। असल बात ये है कि आपने यहाँ कोई औरत छुपाई हुई है और आप नहीं चाहते कि मैं उसे देख सकूँ, है ना? उसने ताक कर तीर चलाया था। वो लम्हा भर गड़बड़ा गया। किस कदर चालाक लड़की थी ये तानिया लशारी। ये बेवकूफ़ लड़की तो अपनी हर हद ही पार कर रही थी। क्या मैं तुम्हें कोई सफाई देने का पाबंद हूँ? अपनी हद में रहो लड़की। वो इसके अंदाज पर हैरान होता गुस्से से गरजा था। उसे हैरत है कि आखिर उसके किस इक़दाम पर वो गलतफ़हम हुई है। शहराम ने तो उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन वो दूसरी मुलाकात भूल गया था। आफरीन को जलाने के लिए वो किस कदर तानिया लशारी के करीब आकर उसे खुशगुमानियों के गुलिस्तान में ले गया था, वो भूल चुका था। शहराम ने उसे खींचकर दरवाजे से बाहर निकाला और धकेला और दरवाज़ा उसके मुंह पर ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर तानिया लशारी गुमसुम साकत से खड़ी रह गई। उसे अभी तक अपनी समाअत और बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो उससे पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठी थी। अम्मा भी और आंटी इशरत ने उसे यही यकीन दिलाया था कि वो शहराम की बीवी बनेगी और वो खुशफहम सी तब से हवाओं में परवास कर रही थी, लेकिन आज आज उसकी खुशफहमी के पर कट गए थे। रातों रात ऐसा क्या हो गया था जिसने शहराम सुरी को बदल दिया था। अंदर कमरे में यकीनन चालाक लोमड़ी होगी जिसने शहराम को तब्दील कर दिया था। वो उलझन में पड़ गई। शहराम ने जोर से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया और मीर हादी को कॉल मिलाई ताकि फ्लैट के दरवाजे का लॉक तब्दील करवा दे। फ़ोन रखकर वो जूँ ही मुड़ा, आफ़रीन को देखकर वहीं पर ठिठक कर रुक गया, जो कमरे से बाहर आ गई थी। उसने शहराम की शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था, जो बहुत खुला-खुला सा था, लेकिन उसे और ज़्यादा अपनी उम्र से छोटा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शहराम से यकतुक अबरू उचकाकर तकता रहा। ये पहली बार उसने रियलाइज़ किया था कि वो किस कदर खूबसूरत और मासूम दिखती है, जब वो उसके कपड़े पहनती है। पहली बार उसे ऐसी गहरी और जज़्ब करती नज़रों से देख रहा था। कि पहले वो अंधा था। वो आफ़रीन के सामने उसके करीब था और उसके पहलू में होती थी। लेकिन वो सिर्फ़ उसे शक की निगाहों से देखा करता था। वो उससे बेज़ारी का इज़हार करता था। शायद उसे मोहब्बत ही अब हुई थी। मोहब्बत ने आज उस पर अपने परवाह किए थे। आज से पहले वो अपने जज़्बात से यकीनन लाइल्म था। इंसान भी अजीब मखलूक होता है। चीज़ अपनी दस्तरस में हो तो कदर नहीं करता और जब वही चीज़ उसकी दस्तरस से दूर चली जाती है तो इसकी अहमियत उस पर वाज़ेह होती है। फिर हाथ मलता रह जाता है। अगर खुशनसीबी से वो चीज़ आपको दोबारा मिल जाए, तो इसकी अहमियत और कदर का उसे अच्छे से अदराक हो जाता है। फिर वो उसे सँभाल लेता है, समेट कर रखता है, किसी ख़ज़ाने की तरह, सबसे छुपा कर रखता है। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। कपड़े काफ़ी खुले और बड़े थे। ट्राउज़र पैरों के नीचे आ रहा था। एहतियात से चलने के बावजूद भी वो पांचे में अटक कर गिरने लगी। वो बेइख्तियार चीखा, "आफ़रीन!" उसकी बेइख्तियाराना चीख पर वो कुछ पल के लिए तज़ब्ज़ब में पड़ गई। बेइख्तियार ट्राउज़र को दोनों तरफ से पकड़कर ऊँचा करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके भी वो लड़खड़ा ज़रूर गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो सँभल कर सीधी होती, शहराम ने बिना इंतज़ार किए उसे अपने बाजू में किसी मताए हयात की तरह सँभाल कर करीब पड़े सोफ़े पर बिठा दिया। खुद भी उसके करीब बैठकर उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करके गंभीर लहजे में बोला, "तुमने ये जानबूझकर किया था ना, ताकि मेरी तवज्जो हासिल कर सको?" उसकी साँस तेज़ हो रही थी। "आपको खुशफ़हमी क्यों है?" आफ़रीन ने उसे हैरान नज़रों से घूरा। "क्योंकि तुमने मेरे कपड़े बिना पूछे ही पहन रखे हैं, जिसका मतलब यही है कि तुम मुझे अपने करीब चाहती हो।" वो करीब होकर मख़मूर लहजे में उसके कान के पास सरगोशियाना बोला। उसने एक हाथ से आफ़रीन के चेहरे पर बिखरी बालों की लट संवार रहा था। उसके हाथ के जाने-पहचाने टच पर आफ़रीन के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ी। साथ ही उसका दिल किया इस दिल दुखाने वाले इल्ज़ाम पर रोए। चीखे-चिल्लाए, उसके सीने पर मुक्के मारे। लेकिन यह ख़्याल आते ही तानिया लशाहिद बाहर खड़ी उस शख़्स का इंतज़ार कर रही है। उसने बेइख्तियार उसे दूर धकेला और उठ खड़ी हुई। बस करें शहराम, अगर आपको औरत के हसूल का इतना ही शौक है तो बाहर आपकी मंगेतर खड़ी है। जाकर इससे शौक पूरा करें। क्या तुम नहीं जानती कि बाहर खड़ी औरत मेरी बीवी बनने वाली है? जबकि तुम महज़ खिलौना बन गई हो। आफ़रीन की आँखें हैरत से फैल गईं। वो समझी थी वो बाहर खड़ी औरत के तज़किरे पर शर्मिंदा होगा, लेकिन
वो ये तवक्को नहीं कर रही थी कि वो इतने ज़िल्लत-आमेज़ अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करके उसकी तज़लील करेगा। ऐसे मत देखो, तुम भी कभी मेरी बीवी थी, लेकिन तुमने ये मर्तबा गँवा दिया। उसने मुबहम अंदाज़ में जताया। शहराम की गरम-गरम सांसें इसका चेहरा जला रही थीं। आफ़रीन का दिल डूबने लगा। वो जान गई थी कि शहराम अब इससे सज़ा के तौर पर खेलना चाहता है। क्या रात की गई तज़लील काफ़ी नहीं थी शहराम सूरी? बिल्कुल नहीं। शहराम ने उसकी दूसरी तरफ के बाल संवारे। अब उसके खुरदरे हाथ उसके मलीन चेहरे की मलाहत महसूस कर रहे थे। नफ़ी में सर हिलाता, अचानक वो सीधा उठ खड़ा हुआ। आइंदा मैं तुम्हें जब भी बुलाऊँ, तो यहाँ फ़ौरन आ जाना। दूसरी सूरत में वीडियो अपलोड करने का मुझे इल्ज़ाम मत देना, अगर तुम फिर भी पाकिस्तान में रहना चाहती हो तो। और ये अब तुम पर मुनहसर है। आफ़रीन का चेहरा इसकी धमकी सुनकर हल्दी की तरह ज़र्द पड़ गया। इसके सारे अल्फ़ाज़ कहीं खो चुके थे। वो एक लफ्ज़ भी बोलने से कासिर थी। उसे यूँ साकत और जामत बैठा देखकर वो मायने ख़ेज़ी से मुस्कुराया। बस करें शहराम, बहुत हो गया। वो इस कमीनी धमकी पर एहतजाजन चीखी थी। मुझे आज सही मानों में पछतावा हो रहा है। काश मैं तुमसे कभी न मिलती। शहराम सूर्य की आंखें सर्द हो गईं। चेहरे के उजलात सख्त हो गए। उसने आफरीन की बात का जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा, बल्कि जेब से फ्लैट की चाबी निकालकर उसकी तरफ फेंक दी, जो सीधी आफरीन की गोद में गिरी। आफरीन ने हैरत से इस इक़दाम को देखा और फिर नासमझी से शहराम की तरफ सवालिया तासुरात से देखा, जैसे पूछ रही हो कि ये किस लिए। इसे संभाल कर रखो। आइंदा मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तो फौरन से पेशतर यहाँ आ जाना। दूसरी सूरत में नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आफरीन के चेहरे का रंग उसके हुक्मनामे के पीछे नियत जानकर गुस्से और शर्म से सुर्ख पड़ा। क्या आपको डर नहीं? क्या आपकी फैमिली में से कोई मुझे यहाँ देख सकता है? उसने उसे डराने की नाकाम कोशिश की। ये सोचना तुम्हारा मसला नहीं है। तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। इट इज़ इनफ। वह सर्द लहजे में बोलकर उसे बुरी तरह तपा गया। इस वक्त दरवाजे पर बेल हुई। शहराम यकीनन जानता था कि कौन है, तभी बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। मीर हादी कुछ शॉपिंग बैग्स उठाए अंदर आया। बस आपकी हदायत के मुताबिक शॉपिंग कर लाया हूँ और आपको ठीक 9 बजे कंपनी की मीटिंग अटेंड करनी है। उसने बिना आफरीन पर तवज्जो दिए बेतासुर लहजे में किसी रोबोट की तरह मुअद्दब अंदाज में रिपोर्ट दी। ठीक है। शहराम ने शॉपिंग बैग्स आफरीन के आगे फेंक दिए। जाकर कमरे में चेंज करो। आफरीन ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। फिर बैग्स उठाकर कमरे में चली गई। शावर लेकर उसने कपड़े बदले। जब वो बाहर आई तो शहराम कब का जा चुका था। उसका सेलफोन टेबल पर पड़ा हुआ था। आफरीन ने फ़ोन उठाकर चेक किया। वहाँ इसके डैड और वलीद की तरफ से काफ़ी मिस्ड कॉल्स थीं। वो खुद भी परेशान हो गई थी कि डैड और वलीद को क्या जवाब देगी कि किस लिए पूरी रात उसने कॉल नहीं उठाई। साथ ही वो अपने साथ हुए हादसे के मुतालिक भी सोच रही थी। उसकी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ रज़िया बेगम और तानिया लशारी ही उसे सख्त नापसंद करती थी। लेकिन इनसे इतनी घटिया इंतहा की तवक्को नहीं की थी। दूसरा शक उसे शहराम सूरी पर हो रहा था कि हो सकता है उसने आफरीन को सबक सिखाने के लिए इंतहाई कदम उठाया हो, जिसके नतीजे में वो आज उसके फ्लैट पर उसके हाथों में कठपुतली बनी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उस शख्स ने उसे छोड़ दिया, तो बावजूद नफरत और हकारत के वो उसे अपना पाबंद क्यों बना रहा था। इस कदर तस्लील क्यों कर रहा था कि उसकी वीडियो बनाकर उसे हरास करने की कोशिश कर रहा था। कब तक वो उसकी तस्लील बर्दाश्त करेगी। उसे वलीद से कोई दिलचस्पी या मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ उस शख्स की एहसान मंद थी। अब आगे क्या होगा, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वहां से निकलकर वो सीधी अपने ऑफिस गई। फिर शाम तक वहां मसरूफ रही। सेलफोन उसने जानबूझकर पावर ऑफ कर दिया। इसका बिल्कुल भी किसी की कॉल अटेंड करने का दिल नहीं था। ये पहाड़ों के बीच वसी और इस सब्ज़ार मैदान का मंजर है। काले रंग का तुर्क नस्ल का खूबसूरत घोड़ा वहां बेदरीग दौड़ रहा था। घोड़े की पिछली दुम हवा से बातें कर रही थी, जैसे किसी हसीना के खुले खूबसूरत रेशमी गेसू हवा के लय पर महवे रक्सा हों। इसका सवार काले रंग के चुस्त घुड़सवारी के लिबास में मलबूस उसकी पुश्त पर बैठा, एक हाथ में भाग मजबूती से थामे, दूसरे हाथ से चाबुक भी वक्फे वक्फे से घोड़े के पिछले हिस्से पर मार रहा था, जिससे घोड़ा और ज्यादा जोशो खरोश से मैदान में दौड़ता जा रहा था। सवार ने पूरे 3 राउंड मुकम्मल करके घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी। अब घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दिल की चाल चल रहा था। घोड़े के साथ साथ सवार की सांस भी उथल पुथल हो रही थी। दोनों सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो रहे थे। लकड़ी की बाउंड्री के पास मीर हादी पानी की बोतल और तौलिया लिया खड़ा इसको कब से देख रहा था। शहराम करीब आया तो ट्रेनर ने घोड़े की बाग थाम ली। शहराम उछलकर नीचे कूदा और तौलिया लेकर पसीना पूंछा।
गले के 2-3 बटन खोलकर गहरी सांस ली। कुछ दूर खड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जल्दी से उसके करीब चले आए। बहुत उम्दा सूरी साहब, आपको घुड़सवारी में बहुत ज्यादा महारत है। माशाल्लाह, जबरदस्त। एक मुंतजिम ने तारीफ की। असल मुद्दे पर आओ। शहराम की उनकी चापलूसी एक आंख नहीं भाई। नागवारी से टोक दिया, जिस पर दोनों ही झींक गए, जबकि मीर हादी ने चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह पर हाथ रखकर बेसाख्ता मुस्कुराहट दबाई थी। शहराम साहब, आप कब अपनी कंपनी ज्वाइन करेंगे? पिछले कई माह से आप कंपनी नहीं आए। आपकी इस अदम मौजूदगी की वजह से कंपनी के शेयर्स मुसलसल गिर रहे हैं। ज़ारून सुनी हमारी कोई बात नहीं सुनते। हर काम अपनी मर्जी से करने की जिद करते हैं। अगर यही हाल रहा तो सूरी कारपोरेशन जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। आपको वापस आना पड़ेगा। एक ने हिचकिचाकर जल्दी से बात संभाल कर असल मुद्दा वजाहत से बयान किया, जिसे सुनकर शहराम सूरी ने एक अब्रू ऊपर को उठा लिया। हमें आपकी सख्त ज़रूरत है जनाब। एक ने संजीदगी से उसे देखा। कंपनी आपके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। शहराम ने पानी की बोतल ऊपर करके मुंह पर पानी डालकर मुंह धोया, फिर घूंट-घूंट पीने लगा। उसके अंदाज में काफ़ी लापरवाही थी, जैसे उसे कंपनी से कोई लेना-देना ना हो। ठीक है, मैं अगले हफ्ते से जॉइन करूँगा। उसका अंदाज़ ऐसा था, जैसे इन पर एहसान कर रहा हो। ये तो बहुत खूब हो गया। वेलकम बैक बॉस। हम आपका इंतज़ार करेंगे। दोबारा से शुक्रिया। वो खुशी से बाँछें फैलाते उसकी नज़रों से ओझल हो गए। बॉस, कमाल है। आपकी अभी तक इनकी नज़र में बेस्ट है। आपको कंपनी छोड़े बमुश्किल 6 माह हुए हैं, लेकिन ज़ारून सूरी अभी तक एग्ज़ीक्यूटिव्स का दिल नहीं जीत सका। मीर हादी मुबहिम सा मुस्कुराकर हल्के-फुल्के अंदाज में बोला, ज़ारून सूरी अपने बाप जैसा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो असल में क्या चाहते हैं। मैं अगर कुछ कहूँगा तो बुरा-भला कहलाया जाऊँगा, जो कि वैसे ही ज़रूर और माँ की नज़रों में मैं हूँ। लेकिन मेरी मॉम, वो मेरे से कभी खुश नहीं हो सकती। नेवर। उसके लहजे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का कोई अफ़सोस है। अब अफ़सोस और दुःख महसूस करने की बातें पुराना किस्सा बन चुकी थी। अब शहराम इन बातों की परवाह नहीं करता था। उसकी अपनी ही लाइफ़ थी। उसे सूरी कंपनी में किसी ओहदे की लालच बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि ज़ारून और उसका बाप समझते थे। मीर हादी खामोश खड़ा उसे देखे गया। उसे एहसास था कि शहराम से ये बर्ताव किसी तरह भी जायज़ नहीं था। शहराम, अचानक किसी ज़नाना आवाज़ ने उसे पीछे से आवाज़ दी। शहराम सूरी के साथ-साथ मीर हादी ने भी चौंक कर पीछे की आवाज़ की समत देखा और हैरान हुए। ये तानिया लशारी थी, पिंक रंग की शर्ट पर ब्लू जीन्स और ब्लू रंग की शॉल ओढ़े। इस ठंडे मौसम का हिस्सा लग रही थी। इन दोनों को मुतवज्जो देखकर वो मुस्कुराई और भागती हुई उसके पास आई। इसका चेहरा मुसर्रत से हमकनार था, जैसे शहराम को वहाँ पाकर इसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। अम्मा भी ने बताया कि आप यहाँ होंगे, तभी मैं जल्दी से यहाँ आई। थैंक्स गॉड कि आप मुझे यहाँ वाक़ई मिल गए। उसने फूले हुए साँस के साथ जल्दी-जल्दी जुमला पूरा किया और आखिर में सीने पर हाथ रखकर शुक्र की साँस भरी। मैं मसरूफ़ हूँ, बेज़ारी से कहता वो घोड़े पर सवार होने की तैयारी में था। इस पर तवज्जो नहीं दी। इस औरत की बात सुनने से बेहतर है वो घोड़े पर 3 राउंड और लगा लेता। तानिया बेचारी इसके रवैये से काफ़ी मायूस हुई थी, लेकिन वो ये मौका किसी कीमत पर गँवाना नहीं चाहती थी। तो एकदम घोड़े के आगे खड़ी हो गई। शहराम, प्लीज़, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुन लिए प्लीज़, उसने मुल्तजी लहजे में कहा। शहराम की आंखों में तजस्सुस की झलक साफ दिखाई दी। वो असल बात जानने के लिए काफ़ी बेकरार दिखाई दिया। उसे शक हुआ कि बात आफरीन के मुतालिक ही होगी, लेकिन उसने अपनी बेकरारी को कमाल सफाई से लापरवाही के पर्दे में छुपा लिया। बोलो क्या बात है? आपको मेरी सौतेली बहन तो याद है ना? मेरे डैड ने उसे कंपनी के लिए साहिली किनारे वाली ज़मीन का देने का इरादा किया है, जबकि डैड ये ज़मीन पहले से ही मेरे मामू फरीद लाशारी को देने का वादा कर चुके हैं। तानिया लाशारी ने फ़िक्रमंदी से बताया कर उसे देखा। वह शहराम की बेताबी से समझ गई थी कि शहराम सूरी जाने की जल्दी में है, लेकिन इसके पास बर्दाश्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। वो आफरीन को खुद से जीतता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसे इसका रास्ता किसी भी तरीके से रोकना था। ये ज़मीन उसके मामू फरीद को अज़ीम लाशारी ने रज़िया बेगम की ज़िद पर देने का वादा कर लिया था। लेकिन अब आफरीन के आते ही अज़ीम लाशारी ने वो प्लॉट आफरीन को देने का इरादा कर लिया था ताकि इसकी कंपनी की अपनी बिल्डिंग बन सके। तो फिर शहराम ने उसे बेनियाज़ी से देखा, जबकि इसके होंठ कुछ सोचकर मुँह में मुस्कुराहट में मुड़े थे। तानिया लाशारी उसे उम्मीद से देखने लगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़? ये ज़मीन आफरीन को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आप किसी तरह से भी रुकावट पैदा करें। वो बिना जवाब दिए उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और बाग थाम ली। घोड़ा हिनहिनाया और अगले पाँव ऊपर उठाकर नीचे किए। वो घोड़े की भांग संभाले कुछ पल खामोश रहा, लेकिन फिर अचानक ही कुछ सोचकर मायने खेजी से मुस्कुराया।
ज़रूर। तानिया निशारी की आंखें स्पार्क देने लगी। शहराम सूरी सच में उससे प्यार करता है। तभी तो इसकी बात एक बार में ही मान ली थी और उसे खुद पर रश्क आने लगा। थैंक यू शहराम। आई आई लव यू। झिझकते शर्माते हुए उसने ये 3 लफ्ज़ उसे कह दिए। वो 3 लफ्ज़ कहने के बाद उसने शर्माकर सर झुका लिया और बहरबूती की तरह शर्माने लगी। अगर वो इस वक़्त सर उठाकर शहराम के चेहरे को देखती तो पता चलता कि वो शख़्स किस कदर नज़रों में हकारत भरी मुस्कुराहट से देख रहा है। मोहब्बत। वो इससे सिर्फ़ 2-3 बार मिली थी, लेकिन बात कर रही थी मोहब्बत की। ये औरत वाक़ई बहुत घटिया थी। उसने तानिया के लिए दिल में सख्त नफ़रत महसूस की। शहराम ने सर नफ़रत से झटक कर घोड़े को चाबुक मारा और घोड़ा भगाता वहाँ से दूर ले गया। इसके बावकार मर्दाना सरापे और खूबसूरत शख्सियत ने तानिया लशारी की आंखों में जुगनू से भर दिए थे। वो एक ऐसा वजीह मर्द था जिस पर एक निगाह गैर इरादा पड़ जाए तो दिल बार बार देखना चाहता था। तानिया लशारी उससे पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी। अब चाहे कुछ भी हो जाता, उसे बस शहराम सूरी से शादी करनी थी। अगले दिन भी आफरीन जस्तानी अपनी नई नई कंपनी के स्टाफ से मीटिंग्स करने में मसरूफ थी। हालांकि नई फील्ड को इतनी जल्दी आगे बढ़ाना आसान काम हरगिज न था। इस 2 माह के अरसे में उसे सख्त मेहनत करना पड़ी थी। वो रात को 10:30 बजे थकी हारी गाड़ी बमुश्किल ड्राइव करती अपनी थकन से चूर वजूद घसीटती हुई विला में दाखिल हुई। लाउंज के बड़े से सोफे पर तानिया लशारी चेहरे पर मड मास्क लगाए लेटी हुई थी। उसे आता देखकर इसकी आंखों में इस्तेज़ाइया चमक लहराई। आफरीन का बिल्कुल भी मूड नहीं था तानिया लशारी के किसी तंज के जवाब देने का। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हाँ हाँ, आफरीन साहिबा, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें कि ये ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। तो डियर, क्या हुआ अगर बेचारे डैड को तुम पर तरस खाकर ज़मीन तुम्हें देने की हामी भर बैठे? देखिए, तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मेरी तरफ से सिर्फ एक लफ्ज़ होगा और शहराम सूरी बिना हिचकिचाहट के ज़मीन की मुंतकिली रोक देंगे। कोई भी इन्हें इनकार नहीं कर सकता, ना किसी में इतनी हिम्मत है। उसने तफक्कुर से अब्रू उचकाकर कहा। आफरीन ने इस बकवास का कोई जवाब नहीं दिया। मुँह फेर कर ऊपर चली गई। पीछे तानिया लशारी उसके एटीट्यूड पर पैर पटक कर रह गई। आफरीन ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके थके वजूद के साथ दरवाजे से पुश्त टिका ली। उसके सीने में सांस घुटने लगी थी। बेख्तियार सीने पर हाथ रखकर सीना सहलाया। दिल की नसें खींचने लगी, ऐसे जैसे कोई खींच रहा हो। लफ्ज़ हमदर्दी और तरस, ये 2 अल्फाज वो डिज़र्व नहीं करती थी। इसे किसी से कोई हमदर्दी या तरस की ज़रूरत नहीं थी। वो कोई यतीम या लाचार लड़की नहीं थी। वो एक पढ़ी-लिखी ग्रेजुएट लड़की थी। डिज़ाइनिंग में कई मेडल्स जीत चुकी थी। आर्किटेक्ट में उसके मुकाबले का कोई नहीं था। उसके पास डिज़ाइनिंग की खुदादाद सलाहियतें थीं जो उसे अपनी माँ से विरसे में मिली थीं। साथ ही माँ की छोड़ी हुई डिज़ाइनिंग कंपनी भी। वो कोई दबूसी खरीदो लड़की नहीं थी जो ऐसी छोटी सोच के लोगों के कुछ अल्फाज से दुखी हो जाती या डर जाती। वो मुकाबला करना भी अच्छे से जानती थी। उसे तानिया नशारी या उसकी माँ से कोई ज़ाती अदावत नहीं थी। वो इन्हें बिल्कुल भी अहम नहीं समझती थी। उसके लिए अहम सिर्फ़ उसका बाप था, क्योंकि उसके पास अब यही एक मुख़लिस रिश्ता बचा था। उसे ज़मीन की कोई लालच थी ना ज़रूरत। उसे ज़रूरत सिर्फ़ अपने बाप की थी, उसके दस्ते शफ़क़त की थी और ये उसके लिए काफ़ी था। तानिया के जुमले कि शहराम इसके लिए ज़मीन की मुंतकिली रोक देगा, यही अल्फ़ाज़ उसके लिए तकलीफ़ की वजह बन गए थे। पहले जब वो उसकी नज़र में सिर्फ़ एक वकील था, तब भी, और अब एक दौलतमंद की शक्ल में उसके सामने था, तब भी। दोनों सूरतों में वो इस काबिल था कि बैठे-बैठाए रस्सी खींच दे। उसके लिए ये आसान था, ये शख़्स उसके लिए वजह तकलीफ़ बन चुका था। उसने ज़ोर से जल्दी आँखें बंद करके खोलीं, एक गहरी साँस भरकर वॉशरूम में घुस गई। गर्म शावर लेने के बाद उसका जिस्म हल्का-फुल्का सा हो गया। अब इसका इरादा सोने का था। बाल सुखाकर वो बेड पर लेटने के इरादे से बैठी, जब अचानक साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। ये किसी अनजान नंबर से कोई वॉइस मैसेज था। उसने हैरान होकर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वॉइस मैसेज ओपन किया। एक गंभीर सी मर्दाना आवाज़ मोबाइल से निकलकर इसके कानों के पर्दों से टकराई। फ़ौरन फ्लैट पर पहुँचो। सारा फ्लैट गंदा है, उसे सफाई की ज़रूरत है। आफ़रीन का तो ये सुनकर पारा आखिरी हद को छूने लगा। लानत हो! बेख्तियार होंठ बड़बड़ाए। क्या ये कोई वक़्त था? आधी रात को वो हुक्मनामा कर दे रहा था, वो भी एक मामूली से काम के लिए। क्या इसका दिमाग चल गया है? आफ़रीन को तपाने और तंग करने का ये कौन-सा तरीका था? यकीनन वो शख़्स पागल था। आफ़रीन ने गहरी सांस भरकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। उसने जवाब टाइप करना ज़रूरी समझा। सॉरी, आपने गलत नंबर मिलाया है। मेरे ख़्याल में आपको सफाई करने वाले अमले को कॉल करनी चाहिए। मैसेज भेजकर उसने मोबाइल तकरीबन पटक दिया।
और सर हाथों में दे दिया। वो अब असाबी तनाव का शिकार हो चुकी थी। मैसेज टोन फिर बजी। उसने बेजारी से मोबाइल को घूरा, फिर झटके से उठाकर मैसेज ओपन किया। ठीक है, मैं अजीम लशारी की इज्जतदार बेटी की खूबसूरत वीडियो नेट पर डाल देता हूँ। सुबह तक पूरे मुल्क में ये वीडियो अच्छी खासी फैल जाएगी और इसके बाद अपने डैड की इज्जत का सोचना कितनी रह जाएगी। मैसेज पढ़कर वो सख्त परेशान हुई। वो अपनी वजह से अपने डैड की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देना चाहती थी। ये इसके लिए डूबकर मर जाने का मकाम था। इसका सर सोच सोच कर दर्द से फटने लगा। बेबसी से आंखें नम हो गईं। वो क्यों इस शख्स के आगे हर बार इतनी बेबस हो जाती थी? फ्लैट का दरवाजा चाबी से खोलकर वो गुस्से में भरी अंदर आई। लिविंग रूम पूरा रोशन था। उस तेज रोशनी में सहराम शहराम सुरई बादामी रंग के लेदर सोफे पर टांग जमाकर बैठा हुआ था। उसका एक बाजू सोफे के हत्थे पर कोहनी के बल टिका हुआ था। दूसरा बाजू हाथ के सहारे सोफे की नशिस्त पर जमा हुआ था। वो इस वक्त किसी बादशाह की तरह दिख रहा था, जो अपनी शाही नशिस्त पर दरबार में बैठा हो। इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट और आंखों में तंजिया चमक थी। इसकी तरफ देखे बगैर उसे मुकम्मल नजरअंदाज करके वो सीधी किचन की तरफ बढ़ी और सफाई का सामान ढूंढने लगी। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद वो बालकनी में चली आई। उसे मुसलसल कुछ ढूंढता देखकर शहराम जो सोफे पर बैठा सर्द नजरों से कब से ताड़ रहा था, दिल में शदीद हैरान भी हो रहा था। आखिर ये क्या चल रहा है? वो उसे देखकर उससे लड़ती क्यों नहीं, बहस क्यों नहीं करती, कुछ कहती क्यों नहीं? कि प्लाट उसे देने के बजाय फरीद नशारी को क्यों अलाट कर रहा है? क्यों वो इससे इसके आगे नहीं गिड़गिड़ाती? उसने अपने ज़हन में जो कुछ सोच रखा था, जो कुछ तसव्वुर किया था, सब कुछ उसके उलट हो रहा था। आफ़रीन ने उसे एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो उसे नज़रअंदाज़ी की मार मार रही थी और ये मार सहना शहराम के लिए मुश्किल था। वो चिड़चिड़ाहट का शिकार होकर उठा और जिधर वो गई थी, उसके कदम भी बालकनी की तरफ बढ़े थे। आफ़रीन को बिलाखिर झाड़ू बालकनी में मिल गया था। जब झाड़ू उठाकर वो मुड़ी, शहराम के पहाड़ जैसे वजूद से टकरा गई। उसकी नाक शहराम के सीने से जोर से टकराई थी, इतनी जोर से कि उसे लगा उसकी नाक की हड्डी टूट गई हो। एक जोर की चीख उसके मुंह से निकली। हाथ बेख्तियार नाक पर गया। उसकी आंखों में दर्द की तकलीफ से आंसू आ चुके थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाक से हिलाते उसने रंधी आवाज में कहा। ये तो मुझे पूछना चाहिए। शहराम को ऐसा लगा जैसे वो फिर से आफरीन नामी जहर का असीर हो रहा है। वो इस वक्त तो और भी हैरान हुआ था जब उसने आफरीन के चेहरे पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देखी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे प्लाट जैसी हकीर चीज उसके लिए अहमियत नहीं रखती। क्या तुमने मुझे सफाई करने का ऑर्डर नहीं दिया? काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्दी काम करके आराम करना चाहती हूँ। प्लीज आगे से हटो। जब वो आगे से नहीं हटा तो वो नजरअंदाज करके झाड़ू उठाए उसकी साइड से निकल गई और शहराम हैरान सा एहतियात से उसे झाड़ू देते देखने लगा। वो खफकी से तनक कर आगे बढ़ा और एक ही झटके से हाथ से झाड़ू छीन लिया और दूर फेंक दिया। ये बेवकूफ औरत, क्या वो वाकई यही समझ बैठी थी कि आधी रात के इस पहर उसने इसे सिर्फ सफाई के लिए बुलाया है? आफरीन यज़दानी, क्या तुम्हें मुझसे भी कुछ नहीं कहना? अगर वो इसके आगे मिन्नत करती, गिड़गिड़ाती, तो इसकी खुद साख्ता अना मुतमईन हो जाती और तानिया इशारे से किए गए वादे के बरखिलाफ जाकर ज़मीन आफरीन को अलर्ट कर देता। लेकिन वह बेतासुर थी, खामोश थी, बेहस थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। नहीं, आफरीन के खामोश होंठ हिले, यकलफ्ज़ी जवाब ने शहराम को सख्त तैश दिलाया था। ठीक है, जाओ, बाथटब साफ करके गर्म पानी भरो। मुझे नहाना है। अब वो बर्फ जैसी संजीदगी से बोला। आफरीन ने काफ़ी बेबसी महसूस की, लेकिन हुक्म मानने के सिवा कोई चारा ना थी। वो सीधी वॉशरूम में गई। वॉशरूम काफ़ी बड़ा था और बाथटब भी काफ़ी गहरा था। उसे साफ करने के लिए आफरीन को काफ़ी झुकना पड़ता, उसने सोचा। फिर एक सर्द आँख खींचकर कपड़ा उठाया और काफ़ी हद तक अकड़ू झुककर अंदर से बमुश्किल साफ करने लगी। उसकी कमर दर्द करने लगी। अभी भी उसके पीछे शहराम आ गया ताकि इसे और ज़ज कर सके। लेकिन जब आफरीन को झुकी हुई हालत में देखा तो वहीं दरवाजे में ही स्टिक हो गया। शहराम सूरी की आंखें उस मंजर की ताब न ला सकी और गहरी होने लगी। वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ने लगा जब आफरीन के सेल फोन वाइब्रेट करने लगे। वो वहीं पर ही रुक गया। आफरीन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि शहराम उसके पीछे खड़ा कब का उसे अपनी नज़रों के हिसार में काबू किए हुए घूरे जा रहा है और मोबाइल उठाकर देखा, जहाँ वलीद कॉल गर्वेज़ी कॉलिंग ब्लिंक हो रहा था। वो हिचकिचाई कि कॉल उठाए या ना उठाए। कुछ भी था, ये घर जहाँ वो इस वक्त आधी रात के नामुनासिब वक्त खड़ी थी, बहरहाल शहराम सूरी का था। उसने मोबाइल को म्यूट कर दिया था।
وہ بالکل بھی اس وقت ولید یا کسی بھی کال کر اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھوں سے فون چھین لیا۔ آفرین شوق سے تقریباً اچھل کر پیچھے مڑی۔ شہرام نے اس کی موبائل اسکرین پر کالر آئی ڈی کو لب بھیج کر اشتعال انگیز تاثرات سے گھور رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کے ہونٹوں کے کونے ایون مسکراہٹ سے مڑے تھے۔ کیا تمہیں اپنے نام نہاد فینسی کا جواب نہیں دینا؟ موبائل اس کے فکر مند چہرے کے آگے لہراتے ہوئے بولا۔ دیکھو شہرام، مجھے میرا فون واپس کر دو۔ آفرین یسانی نے ہاتھ بڑھا کر اس سے فون چھیننا چاہا، لیکن شہرام نے فون والا ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ آفرین نے اچھل اچھل کر 2 3 بار فون تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن شہرام سوری کافی دراز کا تھا اور وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اتنی فکر؟ شہرام کی آنکھوں میں برف جیسے سرد تاثرات ابھرے۔ اس نے ایک طویل سرد ہنکارا بھرا۔ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اس نام نہاد منگیتر کو پتہ نہ چل جائے کہ تم آدھی رات کے اس پہر میرے پاس تنہا ہو؟ بس شہرام، کیا تمہاری ہو گئی؟ آفرین اب واقعی غصے میں آئی تھی۔ پہلے صرف یہ بتا دو کہ اس بات سے تمہارا کیا جائے؟ تم کس رشتے سے اتنی پرواہ کر رہے ہو؟ میں جواب دوں یا نہ دوں، یہ قطعی میرا معاملہ ہے، تمہارا نہیں۔ اٹ از انف۔ شہرام نے اس کی بات پر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ وہ یکدم آنسر بٹن دبایا۔ ولید گرویزی کی فکر سے بھری ہوئی آواز واش روم کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ آفی، تم کیا کر رہی ہو؟ کتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، اتنی دیر سے کال کیوں اٹھائی ہے؟ ولید کی فکر مند آواز سن کر آفرین تھک سی رہ گئی۔ اس نے ڈر ڈر کر جھجکتے ہوئے قریب کھڑے شہرام کو نہارا، جو طنزیہ نظروں سے ابروج جھکا کر اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ تاہم وہ بالکل خاموش کھڑا اسے بس گھور رہا تھا۔ پھر اس نے آرام سے کال کو لاؤڈ سپیکر پر رکھ دیا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر گھمبیر آواز میں سرگوشی کی۔ اگر تم اسے نہیں بتا رہی تو میں اسے بتاؤں گا۔ آفرین یزدانی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل نہیں سمجھی تھی کہ شہرام سوری نے کیا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے بمشکل ڈرتے ڈرتے دل کے ساتھ ہچکچا کر ولید کو جواب دیا، کیونکہ شہرام فون پکڑ کر اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا۔ معاف کرنا، میں اصل میں شاور لے رہی تھی، میں نے سیل فون کی آواز بالکل نہیں سنی۔ وہ بمشکل لہجے کی کپ کا پہاڑ کو قابو کیے ہوئے تھی۔ کوئی بات نہیں آفی، تم نے مجھے آج سارا دن کال نہیں کی، سو مجھے تمہاری یاد آنے لگی تھی۔ ولید کی آواز میں شکایت تھی۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ گمبھیرتا سے پوچھا گیا۔ واش روم کا درجہ حرارت اچانک ہی نقطہ انجماد پر گر گیا۔ ہر چیز فریز ہو گئی۔ اچانک آفرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چہرہ تکلیف کی زیادتی سے سرخ ہو گیا۔ وہ ڈر کی وجہ سے چیخ دبا گئی۔ شہرام نے اس کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا تھا۔ وہ بے اختیار گھومی اور شہرام کے نفرت بھرے وجیح چہرے کو تعجب سے گھورا۔ یہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس کے خفا خفا اور حیران تاثرات دیکھ کر وہ طنز سے مسکرایا اور اگلے ہی پل ایک غیر متوقع طور پر اس نے آفرین یزدانی کو کھینچ کر باہوں کے حصار میں جکڑا۔ وہ بالکل سنسی ہو گئی تھی۔ ادھر ولید پوچھے جا رہا تھا، ہیلو آفی، تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ وہ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ مصروف تھی۔ وہ مسلسل شہرام سے خود کو چھڑانے کی ناکام سی کوشش میں ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ تم کو پلاٹ ملا؟ اس سے فکر سے پوچھا۔ نہیں، آفرین نے دانت پیسے۔ وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے میں تمہارے پاس نہیں ہوں، میں تمہارے کسی معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ولید کی آواز تعصب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ میں کوشش کر کے بہت جلد اسلام آباد آؤں گا، پھر ہم ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ولید نے اپنی بات جاری رکھی۔ آفی، تم کچھ کیوں نہیں کہہ رہی؟ آفرین مکمل شہرام کے قابو میں تھی۔ وہ اسے بازوؤں کی سخت گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ بمشکل ایک ہلکی سی نکال پائی۔ جیسے ہی نشہ شہرام کے دماغ پر چڑھا، اس کی گرفت ایک لمحہ کو نرم ہوئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر آفرین نے اس کے ہاتھ سے سیل فون چھین لیا۔ مجھے بھی بہت کام ہے، میں فون رکھتی ہوں۔ خود کو رہائی دلا کر اس نے جلدی سے جواب دے کر فون بند کر دیا اور ساتھ ہی زور لگا کر شہرام کو دور دھکیلا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں غصے کے ساتھ شرم سے بھی بھری ہوئی تھی۔ بے اختیار زور سے چیخ پڑی، شہرام سوری، تم حد پھلانگ رہے ہو۔ زور سے چیخنے پر اس کا گلا درد کرنے لگا۔ اچھا، میں حد پھیلانگ رہا ہوں؟ واہ! اس نے جیسے حیرت سے یہ سنا اور مزہ لیا۔ تم اس کے ساتھ بھی ایسے ہی قریب ہوتی تھی جب میں تمہیں کال کرتا تھا؟ یہ سن کر وہ دنگ ہو گئی۔ مجھے تمہیں کوئی صفائی نہیں دینی شہرام، کیونکہ تم یقین نہیں کرو گے۔ جاؤ، پانی تیار ہے، اس نے خفگی سے کہتے اسے خود سے دور کیا۔ اس کا دل دھڑکتے رک جاتا اگر وہ اس سے بحث اور کرتی تو۔ میرے رات کے کپڑے لاؤ، اپنے پیچھے بھاری آواز میں پھر سے اس کا حکم سنائی دیا۔
میں نہیں جا رہی، اس نے مڑ کر ضدی انداز میں غصے سے اسے جواب دیا۔ وہ بے اختیار نظریں پھیر گئی اور اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو پھر ٹھیک ہے، میں ویڈیو کلپ تمہارے ڈیڈ کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ سے پھر سے اسے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ وہ ڈر کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے مڑ کر واش روم کے کھلے دروازے سے دانت پیستے اس بدماش شخص کو گھورا اور لا حول والا پڑھ کر پیر پٹکتے کپ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ایک نائٹ ڈریس نکال کر اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ کر رکھ دو، شہرام کی بھاری آواز گونجی۔ وہ ہچکچا کر بنا اسے دیکھے اندر آئی اور ڈریس کو ٹانک دیا۔ شہرام پر بے ساختہ نظر پڑ گئی تھی، جو باتھ ٹب کی جھاگ میں ڈوبا ہوا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ کہ وہ شخص کبھی اس کا تھا، جس نے آفرین یزدانی کے یقین کو بری طرح کچلا تھا، اس کے وقار کو بری طرح پامال کیا تھا۔ بے بنیاد شک نے اس کے رشتے کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اس سے ایک بار تو صفائی مانگتا، ایک بار تو اس پر یقین کرتا، لیکن اس نے آفرین کو موقع ہی نہیں دیا۔ آبش یزدانی نے اس کی زندگی کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ ناقابل تلافی نقصان جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ایک اجنبی شخص تھا، یکسر مختلف، جسے تکلیف پہنچا کر نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا دے رہا تھا۔